Hello everyone. So in the next class, in the last class हमने क्या किया था कि हमारा जो सेल का पार्ट था we've completed that, okay, with the along with the question and the answers. ठीक है. Today we are going to start the chapter number 10, that is the cell cycle and the cell division. ठीक है. तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, ये क्या होती है, कुछ लाइक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिविंग. ठीक है, हमने जब सेल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो सेल्स होते हैं वो सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है कि सेल से ही बनी हुई हैं. ठीक है, मतलब चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, जो उसका अगर अपन खोद के जाओगे ना नीचे के सबसे बेसिक क्या है कि जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा हुआ है, तो वो चीज़ क्या होगी, हमको सेल ही मिलेगी. ठीक है, तो अब जो एक सेल था वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाया कैसे. ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सेल्स हैं, सेल्स से जो सिमिलर सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स द टिश्यू, सिमिलर फंक्शन वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वो ऑर्गन बनाते हैं और सिमिलर फंक्शन वाले जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. लेकिन कैसे, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स आया कैसे. ठीक है, हमने देखा कि भाई जो एक जनरल नॉलेज की बात है, आप सबने ये चीज़ सुनी होगी कि जो हम ह्यूमंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ह्यूमंस के लेवल पे एक बार बात करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं हम या कोई भी है, तो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो स्टार्ट तो एज अ सिंगल सेल ही होती है ना. जैसे ह्यूमंस में जाइगोट होता है, ठीक है, तो जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उसके बाद फ्यूजन के बाद जो वो सिंगल सेल बनता है दैट इज़ दी जाइगोट. ठीक है, तो बेसिकली सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ सिर्फ एक सेल से चालू हो रही है, सिर्फ एक इतना सा सेल. ठीक है, लेकिन आज हम अगर खुद को देखें तो हम कितने बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल. नाउ द आंसर टू दिस इज द सेल डिविजन. ठीक है, सेल्स जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेल्स जब ग्रो करते हैं तो क्या होते हैं कि एक सेल से मतलब ज़्यादा बनते रहते हैं और फाइनली क्या हो जाते हैं, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं. ठीक है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग सेल का, या इनफैक्ट मैं कहूँ तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ सेल का नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये क्या है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो जिंदा है वो ग्रो तो करेगा ही. ठीक है, मतलब आफ्टर अ सर्टेन एज दे डोंट, बट स्टिल मतलब कुछ एज में जब हमेशा देखते हैं कि एक बच्चा अगर किसी में कोई सिंड्रोम भी है तो वो कुछ लेवल तक तो ग्रो करता ही है. ठीक है, अब ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक तो साइज में ग्रो होना और एक नंबर में ग्रो होना. ठीक है, जब हम एक बार के लिए सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें दोनों ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है ना तो वो पहले साइज में थोड़ा ग्रो होता है. ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि वो नंबर में ग्रो करता है खुद को डिवाइड करके. ठीक है, तो इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इन दैट इंक्रीज इन नंबर इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ. ठीक है, अब क्या है कि जो सेल डिवीजन है, ठीक है, ये क्या होता है कि अगर हम अब ह्यूमन सेल्स पे आ जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेल सबसे पहले खुद को तैयार करता है. ठीक है, खुद अपनी ग्रोथ करता है. उसके बाद क्या करता है, अपने अंदर का जो डीएनए मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या करता है, ग्रो कराता है. और उसके बाद क्या करता है कि उस मटेरियल को वो अपनी डॉटर सेल्स में
भेज देता है और वो खुद भी क्या हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इवेंट्स होते हैं जो कि एक सेल डिवीजन में इट टेक्स प्लेस इन अ सेल डिवीजन, ठीक है। अगर अपन डेफिनेशन वाइज चलेंगे ना इसकी, तो सेल डिवीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय या सेल डिवीजन में जो बेसिक इवेंट्स इंक्लूड होते हैं वो क्या क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, देन transfer of this DNA to the daughter cell. ये भी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। और फाइनली क्या हो जाता है, सॉरी, सेल डिवीजन, ओके। तो ये क्या होते हैं कि कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन दी सेल डिवीजन, ठीक है। जो अगर अपन बात करें ह्यूमन सेल्स की, ठीक है, तो ह्यूमन सेल्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करना चालू करेंगे कि हम इन जनरल सेल डिवीजन को नहीं देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ह्यूमन को कंसिडर करके क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन एक ह्यूमन सेल की बात करें, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का हमने रिप्रेजेंटेटिव एक ह्यूमन सेल को मान लिया, ठीक है। तो जब हमने एक ह्यूमन सेल को कल्चर किया, ठीक है, तो हमने क्या देखा उसमें कि उसमें जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, वो पूरा प्रोसेस कितने टाइम में हो रहा है, 24 आवर्स में, ठीक है। जब हमने एक ह्यूमन सेल को कल्चर में देखा, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वो अप्रॉक्सीमेटली क्या कर रहा है, 24 घंटे के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 24 घंटे वाला टाइम पीरियड है, ये क्या होता है कि वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड इवन सेल टू सेल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको, अगर ह्यूमन सेल को, अगर अपन ने एक यूकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेटिव, अगर अब अपन ह्यूमन को लेके चल रहे हैं या ह्यूमन सेल को लेके चल रहे हैं, तो मतलब भाई सब में 24 घंटे में ही होता होगा डिवीजन, नहीं, ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, ओके। लेकिन ये जो टाइम है वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल टाइप में क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन यीस्ट की बात करें, ठीक है, तो यीस्ट को डिवाइड करने में क्या कर लगता है, सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में पूरे 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, वहीं क्या होता है कि जो एक यीस्ट सेल है उसको डिवाइड करने में क्या लगता है, सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अब जो सेल साइकिल है, ओके, उसमें क्या होते हैं कि 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो सेल साइकिल है, हमने उसको क्या किया, 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने उसको क्या किया, 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज द इंटरफेस, सेकेंड इज द एम फेस, ओके। हमने उसको क्या किया, 2 में डिवाइड कर दिया, उसको हमने क्या बोला, इंटरफेस और एम फेस, या
माइटोटिक फेज, ठीक है। एम फेज को हम और क्या बोल सकते हैं, माइटोटिक फेज, ओके। अब जो माइटोटिक फेज है या जो एम फेज है, ठीक है, ये फेज क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज होता है, ओके। जो माइटोटिक फेज है, फेज ऑफ द एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज होता है, ठीक है। वेयर एज जो इंटरफेज होता है, ठीक है, वो क्या फेज होता है, इट इज द फेज बिटवीन दी टू माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। दो माइटोटिक डिवीजन के बीच का जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इसका नाम ही बता रहा है, इंटर मतलब बिटवीन, बीच में, ठीक है। तो जो दो सेल्स के बीच का डिवीजन, सॉरी, जो दो माइटोटिक डिवीजन के बीच का फेज है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस, ठीक है। इट इज द फेज बिटवीन दी टू माइटोटिक डिविजन्स, ओके। वैसे तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, ठीक है। द इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज, बट एक्चुअली ये वर्ड थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, अपन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंटरफेज है तो ऐसा नहीं है कि सेल कुछ कर नहीं रहा है, उस ड्यूरेशन में सेल सिर्फ और सिर्फ डिवीजन नहीं कर रहा होता है, लेकिन बाकी जो भी सेल की एक्टिविटीज़ है वो तो वो अपना बराबर परफॉर्म करता है। इंटरफेज कौन सा फेज होता है, जिसमें क्या करता है, सेल ग्रो करता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उस वक्त, और वो क्या करता है, अपने अंदर के जो कंटेंट्स हैं उसको क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। वो जो भी सेल डिवीजन की तैयारी है, ठीक है, वो क्या करता है, इंटरफेस के ड्यूरेशन में करता है, ठीक है। द सेल इन द इंटरफेस, द सेल prepares itself for the cell division, ठीक है। इस फेज में, इस इंटरफेस में क्या करता है, सेल ग्रो करता है, अपने जो भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है जो कि उसको डीएनए के लिए, सॉरी, जो कि उसको रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए या जो कि उसको डिवाइड करने के लिए चाहिए सेल को, वो क्या करता है, उसमें डिवाइड करता है, ठीक है, ताकि उसके पास सारा सामान हो सेल के डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। सेल क्या करता है इंटरफेज में, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर दी सेल डिवीजन, ठीक है। और अगर अपन एक प्रॉपर डिवीजन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, एम फेज जो है, ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि भाई जो इंटरफेस तो है उसमें तो क्या हो रही है कि ग्रोथ हो रही है सेल की, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को डिवाइड कर सके। जो एम फेज है, ठीक है, उसमें जो मेन इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए को रेप्लिकेट करने के बाद क्या कर जाएगा, जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम को भी क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ओके। एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो तो एस फेज में हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन वी शुड राइट द न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। क्रोमोसोम सेपरेशन, ठीक है, वो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट होके क्या जा रही है, डॉटर सेल्स में भेज दिया जाएगा उनको, ओके। और क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन,
ठीक है। जो न्यूक्लियर डिवीजन है ना, जब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाली होती है और जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं उसमें, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। वेयर एज जो सेल डिवीजन है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर, अगर अपन सिर्फ एक सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब एक फरो आके क्या होता है सेल में, वो दो में डिवाइड होने वाली होती है, ठीक है, ये वाला फेज, जब सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इवेंट को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो मीन्स सेल, ओके, और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ओके। तो ये हो जाएंगे इवेंट्स जो कि क्या होते हैं प्रॉपर एम फेज में विच टेक्स प्लेस, ओके। अब ये क्या हो गया कि सेल अपन ने देख लिया कि भाई एम फेज में क्या करता है सेल और इंटरफेज में क्या करता है सेल। एक बेसिक जो डिस्कशन था या एक बेसिक जो इवेंट्स थे कि सेल इन फेजेस में करता क्या है, तो वो हमने देख लिया कि भाई जो इंटरफेज है उसमें तो क्या कर रहा है सेल, सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या कर रहा है सेल, खुद को प्रिपेयर कर रहा है। और एम फेज ही वो फेज है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड में सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक और देखने वाली बात है वो ये है कि भले ही एम फेज जो है ना वो एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज है, लेकिन जो जैसे 24 घंटे थे, ठीक है, हमने देखा था कि भाई जो ह्यूमन सेल है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहा है कि हर 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है या 24 घंटे लगाता है डिवाइड करने में, ठीक है। तो उस 24 घंटे में जो एम फेज है, ठीक है, एम फेज तो मुश्किल से 1 आवर तक लास्ट करता है, ठीक है। एम फेज मतलब पूरे इस न्यूक्लियर डिवीजन में, क्रोमोसोम के सेपरेट होने में, सेल को डिवाइड करने में, इन सब काम में इसको सेल को कितना लग रहा है, मुश्किल से 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे कामों में अगर उसको सिर्फ 1 घंटा लग रहा है तो 24 घंटे में डिवाइड क्यों कर रही थी सेल, क्योंकि बाकी जो सारे 23 घंटे हैं या बाकी जो ऑलमोस्ट सेल साइकिल का 95% ऑफ जो डिवीजन है ना, दैट इज द इंटरफेस, ठीक है। ये तो मुश्किल से 5% है सेल डिवीजन का, ठीक है। 5% काम है जो क्या हो रहा है एम फेज में हो रहा है। ये इन कामों में क्या लग रहा है, मुश्किल से इसका 5% का टाइम लग रहा है पूरे सेल साइकिल का। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है दैट इज द 95%, वो क्या है, इंटरफेस का, ठीक है। इंटरफेस जो है इट लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 23 आवर्स अगर अपन ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जनरली एक परसेंटेज की बात करें तो इंटरफेस लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टोटल सेल ड्यूरेशन, ठीक है, सेल साइकिल्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि जो रेस्टिंग फेजेस को कहा गया है ना, वो सिर्फ बस कहने भर के लिए रेस्टिंग फेज है कि भाई वो क्योंकि उसमें क्या कर रहा है सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। बाकी जो उसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरफेस दे आर सो इम्पॉर्टेंट कि इट टेक्स ऑलमोस्ट 23 आवर्स और द 95% ऑफ द सेल साइकिल्स टाइम इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस इंटरफेस वाला फेज, ठीक है, क्योंकि सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है इस डिवीजन के लिए, ठीक है। अब जब अपन इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो इंटरफेस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, ठीक है। इंटरफेस का ये तो देख ही लिया था कि ये दिस इज द फेज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी 2 माइटोटिक डिविजन्स, ओके। अब इंटरफेस में कौन से इंक्लूडेड होते हैं, G1 फेज,
S phase and the G2 phase. ओके, इंटरफेस को भी हमने क्या किया, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज द G1 फेज, ओके, सेकेंड वन इज द S फेज और थर्ड वन इज द G2 फेज. ओके, नाउ हेयर द G स्टैंड्स फॉर गैप. ओके, तो गैप 1 फेज. Here the S stands for synthesis, okay, and again G stands for gap. तो gap 1 phase, synthesis phase and gap 2 phase. okay, अब जो G1 phase है, ठीक है, या जो gap 1 phase है, it is the phase between the mitotic division or the mitotic phase and the replication of the DNA. ठीक है, ये कौन सा फेज है, जब माइटोटिक जो डिवीजन है, माइटोटिक फेज जो है वो एंड हो रहा है. ठीक है, खत्म हो गया है. ठीक है, वहां से लेकर जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का फेज है, ठीक है, उस बीच का, इन दो इवेंट्स के बीच का जो फेज है, दैट इज दी G1 फेज और दी गैप 1 फेज. ठीक है, इस फेज में क्या होती है, जो सेल होती है, दैट इज cell is metabolically is active. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इन सारे फेजेस में सिर्फ कहा गया है कि सेल रेस्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन सेल रेस्ट करता नहीं है. तो इसमें क्या होता है, इस ड्यूरेशन में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. ठीक है, और इस फेज में क्या होता है, जो सेल है इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग. ओके, सेल क्या करता है कि कंटिन्यूसली इस फेज में क्या करता है, ग्रो करता है. ठीक है, लेकिन सिर्फ सेल ग्रो कर रहा है और कुछ डीएनए वीएनए सिंथेसिस कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ओके, वन मोर थिंग कि जो सेल है ना, वो ऑलमोस्ट, ये जो ग्रोइंग वाला प्रोसेस है, इट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूस. ठीक है, सेल तो ग्रो करता ही रहता है, लेकिन जो डीएनए फेज है, जो डीएनए रेप्लिकेशन का फेज है, वो क्या होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है. ठीक है, मतलब जो डीएनए है वो क्या होता है, सिर्फ एस फेज में ही सिंथेसाइज करता है, जबकि जो सेल की ग्रोथ की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो तो G1 फेज में भी ग्रो कर रहा है, एस फेज में भी ग्रो करता है और G2 फेज में भी क्या करता है, ग्रो तो करता ही है. लेकिन जो पर्टिकुलर अगर अपन डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि वो सेल में कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, इट जस्ट हैपेंस ड्यूरिंग दी S phase and which is also the next phase of our interphase. Okay, the next phase is the S phase or the synthesis phase. Now this is the phase between the G1 phase and the G2 फेज. मतलब गैप 1 और गैप 2 के बीच में आने वाले फेज को हम क्या कहते हैं, एस फेज कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स. ओके,
इसमें अगर सपोज जैसे क्रोमोसोम का नंबर अपन मानते हैं n 2n वगैरह, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये सब करता है, ठीक है, 2n 1n फलाना n, ठीक है। लेकिन अगर अपन डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो सपोज अपन मान लेते हैं 2c, ठीक है। अगर एक डिप्लॉइड सेल के लिए मान रहे हैं, ठीक है, तो अपन एक जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सेल का डीएनए इस फेज तक, ठीक है, इसके चालू होने से पहले कह देते हैं अगर 2c था, ठीक है, तो इस फेज के खत्म होने पे सेल का डीएनए कितना हो जाएगा 4c, ओके। जैसे क्रोमोसोम नंबर 2 n से 2n हो जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। वैसे ही क्या होता है कि जो इस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या करेगा कि डबल हो जाएगा इस फेज में, ठीक है। डीएनए का जो भी अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। मतलब अगर अपन डीएनए के अमाउंट को अगर अपन 2c कंसिडर कर रहे हैं सपोज, ठीक है, कोई एग्जांपल ले लिया कि भाई अभी डीएनए का अमाउंट G1 फेज तक 2c था, तो अगर अपन जब अपन S फेज में देखेंगे तो S फेज के खत्म होने पे जो डीएनए का अमाउंट है दैट विल बिकम 4c, ठीक है। लेकिन वन मोर थिंग, इस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, जो सेल का डीएनए है वो डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम ही है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स दी सेम, ठीक है। डीएनए चाहे डबल हो लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अगर क्रोमोसोम का नंबर अगर इस एस फेज से पहले 2n था तो इस फेज के खत्म होने के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर 2n ही रहेगा, ठीक है, कभी भी बढ़ेगा नहीं। एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है, only the amount of DNA doubles, the amount या the number of chromosome doesn't, ठीक है। one more thing कि जो एनिमल सेल्स है, आई मीन जो भी प्लांट सेल्स को छोड़ के जो भी सेल्स है एनिमल्स के सेल्स, ठीक है, उन केसेस में क्या होता है कि एस फेज में एक और चीज़ होती है दैट इज दी सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन, ठीक है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि जब अपन ने सेंट्रियोल पढ़ा था सेल्स में, ठीक है, उसमें अपन ने ये चीज़ बिल्कुल बाकायदा डिस्कस की थी कि जो सेल है, ठीक है, उसमें जो सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एस फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी क्या करता है, दिस सेंट्रियोल क्या करता है, ड्यूप्लीकेट करता है। तो अब अपन क्या देखेंगे एस फेज को, एस फेज में क्या क्या हो रहा है कि जो सबसे पहले तो ये सिंथेसिस फेज है, ओके। इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या हो रहा है कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ डीएनए ही रेप्लिकेट हो रहा है, और सेंट्रियोल भी जो है वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में ड्यूप्लीकेट होना चालू कर देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन और ये सारी कलाकारी कहाँ चल रही है, इन दी न्यूक्लियस। जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ये सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन वगैरह, ये क्या करता है, इसमें साइटोप्लाज्म में इट टेक्स प्लेस। द थर्ड फेज इज दी G2 फेज और दी गैप 2 फेज, ठीक है। अब ये जो गैप 2 फेज है इट कम्स आफ्टर दी दिस S फेज और दी सिंथेसिस फेज, एंड इट इज दी थर्ड फेज, और आई वुड से इट इज द लास्ट फेज ऑफ दी इंटरफेज, ठीक है। इसके बाद तो क्या करेगा कि सेल जो होता है वो माइटोटिक फेज में एंटर कर जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो अपने अलग फेजेस होते हैं माइटोसिस के भी, तो वो उनमें क्या होता है, डिवाइड करने लग जाता है। जो प्रिपरेटरी फेज है, जो इंटरफेज है, उसका तो ये क्या होता है, लास्ट फेज होता है, ठीक है। इसमें जो सेल है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है।
और क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। G2 फेज में क्या करता है, जो सेल है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और क्या करता है, ग्रो भी करता है, ठीक है। अब ये तो थी ऊपर ऊपर से इंटरफेस की बात, ओके। एक और फेज होता है दैट इज इंक्लूडेड इन दी इंटरफेस, ठीक है, उसको हम कहते हैं G0 फेज, ओके, G0 फेज या क्विसेंट फेज, ओके। अब जो कुछ एडल्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स जो होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, ओके, वो क्या करते हैं कि जो जीवन फेज है उसको एग्जिट करके डायरेक्ट एक रेस्टिंग फेज, एक प्रॉपर रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे कि वो क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, ठीक है। उस फेज को हमने क्या कहा है, G0 या क्विसेंट फेज, ठीक है। इस क्विसेंट फेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन जो होता है ना वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब उस सेल का जो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है, सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता, सेल आगे के जो अपन ने अभी फेजेस डिस्कस किए उसमें क्या होता है, नहीं जाता, ठीक है। वो क्या होता है, अपना डिवीजन को अरेस्ट करके एक G0 फेज में एंटर कर जाता है, G1 फेज से निकल के, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, जैसे कि हार्ट सेल्स, ओके, जो हमारे हार्ट सेल्स है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते, ओके। और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंटिन्यूसली ना डिवाइड करके तब डिवाइड करते हैं जब बॉडी को उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो उस तरह के जो सेल्स है जो बिल्कुल ही डिवाइड नहीं करते या एक रेस्टिंग फेज में घुस जाते हैं और तभी डिवाइड करता है जब बॉडी उनको डिवाइड करने का बोले कि भाई तुम उठो, हमको तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। तब तक क्या होता है कि कुछ सेल्स क्या कर जाते हैं, इस G0 फेज में, इस क्विसेंट फेज में क्या कर देते हैं, एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे कि क्या हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, ओके। अब अच्छा, जो सेल्स डिवाइड नहीं करते वो तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो इस G0 या क्विसेंट फेज में एंटर करके बैठ गए, लेकिन जो सेल्स हैं, ठीक है, जो इस G0 फेज में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मतलब उनकी शर्त होती है कि भाई हम ऐसे तो नॉर्मली डिवाइड नहीं करेंगे, हम तो तभी डिवाइड करेंगे जब हमको क्या हो जाएगी, जब हमारी बॉडी को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। तो कुछ सेल्स क्या होते हैं कि इसी कहते हैं ना, मतलब उसी शर्त पे डिवाइड करते हैं कि भाई जब हमारी बॉडी को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अनलेस नॉर्मली जो सेल डिवीजन चलता रहता है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, वो क्या करते हैं, वो सेल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तब तक उस फेज़ में क्या रहते हैं, क्विसेंट फेज में ही अरेस्टेड रहते हैं कि भाई हम तो डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन जब बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है तो वो एक अच्छे दोस्त बन के, एक अच्छे फ्रेंड बन के वापस क्या कर देते हैं, डिवीजन प्रोसेस में घुस जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी को उनको ज़रूरत होती है। तो वो वापस क्या करते हैं, इस क्विसेंट फेज से बाहर निकल के नॉर्मल सेल साइकिल को क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो था अबाउट द इंटरफेस, ओके। अब जो माइटोटिक डिवीजन है, ठीक, तो जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं कि माइटोटिक डिवीजन से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखोगे ना तो आपको मोस्टली सिर्फ माइटोटिक डिवीजन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, ठीक है, तो एक और तरह का डिवीजन देन टेक्स प्लेस, दैट इज द मियोसिस और द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई जो भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है उसमें अपन को क्या दिखेगा, मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। मियोसिस क्यों देखने को मिलेगा, ताकि अपने जो क्रोमोसोम के नंबर है वो मेंटेन रहे, और माइटोसिस क्यों देखने को मिलेगा, जो कि अपन
जो सेल का नंबर है वो क्या करता रहे, ग्रो करता रहे, हम नंबर और साइज में क्या करते रहे, ग्रो करते रहे, ठीक है। अब ये तो था ये इंटरफेस के बारे में, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ है जो हम अभी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जो सेल डिवीज़न है, ठीक है, इनके कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अपन रोड्स पे जाते हैं कहीं, तो कहीं नाकाबंदी होती है या चेक पॉइंट्स होते हैं रोड्स पे भी, इफ़ यू गाइज नो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई देखा जाता है कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब ठीक से रेगुलेटेड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि इस जो सेल साइकिल है उसमें भी क्या होते हैं, कुछ रेगुलेटरी या चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी रेगुलेटरी और चेक पॉइंट्स का काम क्या है, तो उनका काम ये है कि जैसे आपने अभी इन टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, और कैंसर तो आजकल इतना कॉमन हो गया जस्ट लाइक खांसी जुकाम, यू सी। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर तो ये सेल डिवीजन नॉर्मल वे में चल रहा है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी चाह रही है ना, अगर वैसे हमारा सेल डिवीजन चल रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उस केस में क्या है, अपना सब कुछ अरेंज्ड है, मैनेज्ड है कि भाई इतना इतना करना है, हमारी बॉडी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन ये जो मोबाइल टावर्स होते हैं या कुछ हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल हो रही है खाने पीने की, या जो स्ट्रेस है, या जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है, ये सारी क्या करती है कि इस जो सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है उसको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। कैंसर आफ्टर ऑल होता क्या है, कैंसर का मतलब यही होता है कि जब अनरेगुलेटरी या अनमॉनिटर्ड ग्रोथ होती है ना, अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है सेल्स की, वही तो एंड में जाके कैंसर बनाती है। कैंसर्स क्या होता है, ट्यूमर्स, ठीक है। कैंसर्स को हम जनरली क्या करते हैं, ट्यूमर्स भी बोलते हैं। ये ट्यूमर क्या होता है, आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स क्या है, एक जगह पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो जो अनरेगुलेटेड या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की, वही तो कैंसर है, ठीक है। तो जब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं ना हमारी बॉडी में, तो ये हमारी जो सेल साइकिल का रेगुलेशन है उसको इतनी बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं कि जो डैमेज्ड सेल्स है, सपोज आयनाइजिंग रेडिएशंस आई, ठीक है, तो जो सेल रेप्लिकेट हो रहा था उसमें क्या हो गया, डीएनए पे इफेक्ट पड़ गया। जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है वो क्या करती है, जो हमारा डीएनए है उस पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो डीएनए डैमेज्ड है, डीएनए डैमेज्ड या खराब रेप्लिकेट हुआ। अब वो खराब रेप्लिकेटेड डीएनए ही क्या है कि डिवाइड होता गया होता गया होता गया, सेल्स के साथ डिवाइड होता गया, ठीक है। ये जो हमारे रेगुलेटरी पॉइंट्स है वो उसको क्या कर पाए, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा तो मामला बिगड़ चुका है रेगुलेशन का। तो यही डैमेज डीएनए वाले सेल्स क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और फिर ये क्या बनते हैं, मिलके कैंसर सेल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हमारी जब बॉडी जो सेल डिवीजन कर रही है उसको अगर हमें प्रॉपर मैनर में करवाना है तो ये रेगुलेटरी पॉइंट्स, ये चेक पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो 3 जगह पे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारी सेल साइकिल है, ओके। तो इस सेल साइकिल में क्या होंगे कि 3 जगह रेगुलेटरी पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इन बिटवीन द G1 एंड द S फेज, ठीक है, ये फर्स्ट चेक पॉइंट।
सेकेंड चेक पॉइंट होगा S और G2 फेज के बीच में, और थर्ड चेक पॉइंट होगा मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। माइटोसिस में क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, द प्रोफेज, द मेटाफेज, द एनाफेज एंड द टीलोफेज। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेटाफेज और एनाफेज के बीच में क्या होता है, तीसरा रेगुलेटरी पॉइंट सिचुएटेड होता है। ठीक, अब जो G1 फेज और S फेज है, ठीक है, उसके बीच में जो चेक पॉइंट होता है ना, वो ये देखता है कि भाई जो हमारे सेल के पास है वो सफिशिएंट सामान है कि नहीं है डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब जो सेल प्रॉपरली ग्रो कर चुकी है या नहीं। ठीक है, उसके पास प्रॉपर एंजाइम्स हैं कि नहीं कि वो इस डीएनए को रेप्लिकेट करा सके। ठीक है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का रेशियो कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट चेक पॉइंट पे 3 चीज़ों को देखा जाता है, सेल की ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं, सेल के पास प्रॉपर सामान है कि नहीं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और थर्ड चीज़ ये देखी जाती है कि जो साइटोप्लाज्मा टू न्यूक्लियस का रेशियो है वो कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, सेल डिवाइड करती है। ठीक, फिर एस फेज के बाद इस चेक पॉइंट पे देखा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसा हुआ है, मतलब डैमेज डीएनए तो रेप्लिकेट नहीं हुआ है, प्रॉपरली तो रेप्लिकेट हुआ है। ठीक है, तो एस फेज और G2 फेज के बीच में जो चेक पॉइंट आता है वो ये देखता है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ भी ठीक सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, तो फिर फर्दर ये क्या करेगा, G2 फेज, प्रोफेज और मेटाफेज में एंटर करेगा। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है कि माइटोटिक स्पिंडल वगैरह बनते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मेटाफेज और एनाफेज के बीच वाला जो चेक पॉइंट होता है वो ये देखता है कि भाई माइटोटिक स्पिंडल प्रॉपरली बना के नहीं बना। ठीक है, इसी की वजह से तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे डॉटर सेल्स में। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्रोमोसोम प्रॉपरली दोनों सेल्स में, डॉटर सेल्स में पहुंचे। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट होता है कि माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक असेंबली हमारी प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ें हम लास्ट चीज़ ये जो डिस्कस करेंगे कि जो सेल रेगुलेशन का है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो इनहिबिट करेगी। ठीक है, सेल साइकिल को कह देगी कि भाई तुम यहीं रोक दो, और एक क्या करेगी, उसको चलने देगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं हर चीज़ के कि चलाओ या बंद कर दो। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि काफ़ी सारे मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे साइटोकाइनेंस होते हैं उसको रेगुलेट करने में। ठीक है, कि चलाते रहो तो वो फंक्शन किसका होगा, साइटोकाइनेंस का होता है। ठीक है, दीज आर द मीडिएटर्स, सेल मीडिएटर्स। ओके, और अगर इनहिबिट कुछ करना है तो एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं कुछ, P53, P21, ये सब। ठीक है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल को कंटिन्यू करने देने के लिए, द सेल डिविजन या इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, सेल अपनी बॉडी के नॉर्मल रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चेक पॉइंट्स गए काम से तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है, और फिर क्या होता है, ट्यूमर्स, कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द माइटोटिक फेज, दैट इज द मेन डिविजन फेज ऑफ दिस cell cycle and the cell division. I hope you understood everything that I taught in the today's class. Okay, thank you.